नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2000 प्रश्नों की पीआरक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी साइंस के अंतर्गत जो पेपर हुआ था आपका टीआरई 2 में, वहाँ पे आपके 10th एनसीईआरटी लेवल पे कई सारे प्रश्न पूछे गए थे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है ध्यान दीजिए, पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआरटी में 10th एनसीईआरटी तक पूछा जाता है। इसके अलावा 6 to 8 साइंस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से, और टीजीटी साइंस में तो ये पूछा ही गया था, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी पूरा डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख में कहाँ पे बनता है, तो ये रेटिना पे बनता है। और अगर इसके अलावा हम बात करें कॉर्निया, तो कॉर्निया का क्या काम होता है, तो यहाँ से जो है लाइट जो है प्रकाश यहाँ से जो है इंटर करती है आँखों में, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में कॉर्निया जो आई डोनेशन होता है, नेत्रदान होता है, तो नेत्रदान होता है वो कॉर्निया के पार्ट का होता है, तो ध्यान रखिएगा। कॉर्निया का जो नेत्रदान में मुख्यतः होता है, कॉर्निया का जो है वो डोनेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में पुतली जो होता है प्यूपिल, ये क्या करता है, तो ये जो है नियंत्रित करता है कि जितना भी प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा उस चीज़ को नियंत्रित करेगा। और ये सभी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में बताई गई हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, क्लास 10th एनसीईआरटी में। और इसके अलावा अगर हम आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ चेंज होता है, फोकल लेंथ आँख का जब आई लेंस का जो चेंज होता है वो किसके वजह से चेंज होता है, तो सीलरी मसल्स की वजह से, सीलरी मसल्स की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो यहाँ पे साउंड वेव्स की बात की गई है। और साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो ठोस में साउंड वेव्स सबसे तेज़ चलती हैं, और जो है सॉलिड में सबसे तेज़ होती हैं, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड में ठोस में सबसे तेज़ होती हैं ध्वनि तरंगें, पहला चीज़। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ध्वनि तरंगें हैं, साउंड वेव्स हैं, इनका जो वैक्यूम में, ठीक है, निर्यात में कितना स्पीड होता है ये भी ध्यान रखना है। तो निर्यात में इनकी गति क्या होती है वैक्यूम में, तो आपको याद रखना है कि निर्यात है वैक्यूम में जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वह 0 होती है, तो ध्यान रखिएगा यह 0 होती है। और अगर हम बात करें इसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ भी ध्यान रखना कि जो प्रकाश होता है, तो जो प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, प्रकाश की गति जो है वह सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है कहाँ पे, तो ये निर्यात में, सर्वाधिक होती है निर्यात में, वैक्यूम में। तो यह ध्यान रखना आपको, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्यात में, और ध्वनि तरंगों की जो गति होती है निर्यात में वह 0 होती है। और इसके अलावा ध्वनि तरंगें सबसे तेज़ कहाँ ट्रेवल करती हैं, तो ठोस में। फिर आगे बढ़ते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो यह भी सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। 3 प्रकार के हमने ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ा है। पहला आपका संवहन, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा आपका चालन है, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। फिर तीसरा आपका जो है विकिरण है, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन विकिरण। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन के लिए या संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, तो आपको ध्यान रखना कि गैस और द्रव्य दोनों में हो सकता है, और ये आपको ध्यान रखना। और बाकी आपको क्लास 8 एनसीईआरटी में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, 3 प्रकार के जो आपके हैं। और इसके अलावा अगर आपको चालन के बारे में ध्यान रखना है, जो चालन होता है, तो चालन के भी बारे में ध्यान रखते हैं। तो चालन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सॉलिड में, ठीक है, तो ठोस और द्रव की जब बात आएगी तो वहाँ चालन वहाँ पे हो सकता है। और द्रव में भी ध्यान रखना कि जो रेस्ट पर हैं, फ्लूइड्स एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पोजीशन पे हैं, ऐसे फ्लूइड्स, ऐसे द्रव्य और ठोस, इनमें जो है क्या हो सकता है, तो चालन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, विकिरण के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा कि विकिरण रेडिएशन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 74। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो सभी को पता है पावर ऑफ लेंस जो है वो डायप्टर में नापा जाता है, सिंपल प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो आसान प्रश्न ये भी है, विद्युत ऊर्जा पाई जाती है इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो यह प्रश्न तो हज़ारों बार तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बीपीएससी पीसीएस में पूछा गया है, अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो जो
ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि डायमंड ध्यान रखिएगा कि डायमंड में भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। इसके अलावा जो मिरेज जो है मृग तृष्णा की जो घटना होती है, मृग तृष्णा जिसको मिराज बोलते हैं, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपवर्तन है तो वायुमंडलीय अपवर्तन प्रश्न पूछा गया था। वायुमंडलीय अपवर्तन से जो है हम क्या होता है, तो ये तारे चमकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से तारे चमकते हैं। तो जो तारे चमकते हुए हमें प्रतीत होते हैं वो किस लिए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। तो यूवी रेस को काटने के लिए जो है क्रूक्स कांच का इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखिएगा क्रूक्स ग्लास। फिर अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, ये भी सिंपल 10th NCERT का प्रश्न है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण होता है तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट, तो किसके वजह से होता है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है। धूलकण जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट, ये ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन ऑफ लाइट प्रकाश का प्रसार ये जो है डस्ट पार्टिकल्स या धूल के कण की वजह से होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो अभी हमने जो है प्रकाश का वेग देखा था, तो जो प्रकाश का जो वेग होता है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही प्रकाश की भी गति होती है और यही विद्युत चुंबकीय तरंगों की हो जाएगी, इनको हम EM वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इसके अंतर्गत प्रकाश भी आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। केपलर के द्वितीय नियम आधारित है, तो जो केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वो कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बाकी आपको न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम सब पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो ये ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप सदिश राशि और अदिश राशि में जो है एक क्लियरिटी रखिए, और जो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता हो वो आप उनको नोट करके रखिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे स्केलर को, यहाँ पे आपको सदिश राशि पूछा गया है प्रश्न संख्या 81 में। तो आपका जो सदिश राशि नहीं है तो गति जो है आपका स्पीड, जिसको हम स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड जो है क्या है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा जो विस्थापन और वेग है ये आपके कौन से हैं, तो सदिश राशि हैं, सदिश राशि हैं। और स्केलर क्वांटिटी या मतलब अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो अदिश राशियों में और कौन से उदाहरण आ जाएंगे, तो आपके मास आ जाएगा, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। इसके अलावा प्रेशर भी ध्यान रखिएगा, प्रेशर भी, और साथ में जो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब जो उदाहरण हैं कुछ आपके जो है अदिश राशियों के। और बाकी यहाँ पे आपके विस्थापन और वेग सदिश राशि हैं, और पूछा सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो आपका गति जो है सदिश राशि नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेट जो होता है, मास अगर अदिश है तो वेट जो है आपका भार जो होता है वह आपका क्या होता है, वो सदिश राशि होता है। तो ध्यान रखना है ऐसे डिफरेंसेस। फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो PRT में भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न कितने मैच कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक सेल्स के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिनको हम सोलर सेल्स भी कहते हैं। और इनका जो इस्तेमाल होता है, जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे चंद्रयान 3 छोड़ा गया, आदित्य L1 मिशन छोड़ा गया, तो वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह बराबर उसमें लगे होते हैं, जिससे जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और कोई ऑप्शन है नहीं अंतरिक्ष में हमारे पास। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न PCS UP PCS में एक बार 2-3 साल पहले पूछा गया था। और इसका जो कार्बोरेटर में हम जो है बात करें तो पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे, तो 10th NCERT में जो है आपका पूरा डिटेल में इसको समझाया गया है। और हम बात करें तो चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर चुंबकीय ध्रुव बनेंगे, परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर। तो जो सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड का आपका पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया NCERT में, तो वहाँ पे भी जो है चुंबकीय ध्रुव बनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स बनते हैं। सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पे जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बन सकते। सिंपल सा कॉमन सेंस है कि सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर वहाँ हमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज लॉ है जो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से उसका ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तो 10th एनसीईआरटी से ये भी प्रश्न लिया गया है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक अगर हम देखें तो लेड है, जिसको हम सीसा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर तांबा देखें तो तांबा जो है सबसे कह सकते हैं सबसे अच्छा सुचालक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यहाँ पे पूछ रहा है, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए। और यहाँ जो प्रश्न है ये 6 से 8 और 9 10th के लिए ही है केवल, बाकी और वर्गों में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेरक तत्व का जो है मात्रक है। तो प्रेरक तत्व जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम सेकंड होता है। ये भी प्रश्न 6 से 8 और 9 से 10 के लिए ही है। फिर है कॉस्मिक किरणें, ये सभी के लिए हैं प्रश्न। तो कॉस्मिक किरणों की बात की जाए तो ये कौन सी किरणें होती है? तो ये आवेशित किरणें होती है, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, आवेशित कण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से निकलती हैं? तो सूर्य से निकलती हैं ये, तो ध्यान रखिएगा कॉस्मिक किरणें। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यह प्रश्न इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, जीएस पार्ट सेकंड में जो आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे हमने आपको डिटेल में पूरा बताया भी था। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बीटा किरण है ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में नहीं आता है, गामा किरण आती हैं, एक्स किरणें आती हैं, ठीक है। तो वहाँ और भी अन्य रेडियो वेव्स वगैरह देखे थे हमने, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट यूवी रेस वगैरह देखे थे। तो अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह ये सब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में, लेकिन जो बीटा किरण वो नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो ये भी सिंपल एनसीईआरटी का प्रश्न है। और जब भी हम अर्धचालक को गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह घट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो चक्रीय प्रक्रम होगा तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो हमेशा जो है अपरिवर्तित रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं बढ़ रहा, घट रहा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों में अपरिवर्तित ही आंसर होता है आपका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो सिंपल सा प्रश्न है ये आपका, और इस प्रश्न का आंसर है यूरेनियम 235, सभी को पता है। इसके अलावा थोरियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोनाजाइट सैंड से प्राप्त किया जाता है, मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड से प्राप्त किया जाता है थोरियम, एनसीईआरटी में इसके बारे में भी दिया गया है। फिर ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो यह प्रश्न जो है इस बार पीआरटी में पूछ लिया गया था, अभी यहाँ पे पूछा गया। तो सभी को पता है डेसिबल होता है, और हर्ट्ज किसका होता है? तो फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी का जो इकाई होता है वो हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो ये 6 to 8 और 9 10th के लिए ही है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है लौह चुंबकीय, जो फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उनमें डोमेन्स बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, एस्पिरिन क्या होता है? तो याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। एसिटिल सैलिसाइक्लिक अम्ल को हम एस्पिरिन बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है C9H8O4। तो C9H8O4 जिसको एसिटिल सैलिसाइक्लिक अम्ल बोलते हैं, या एस्पिरिन का फार्मूला होता है, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है? तो पिक्रिक एसिड का भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो B12 होते हैं, जिसको हम साइनोकोबैलेमिन या कोबैलेमिन बोलते हैं, कोबैलेमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके अलावा B6 किसको कहते हैं? तो पायरोडॉक्सिन को। और B1 किसको कहते हैं? तो B1 थायमिन को कहते हैं, थायामिन को। और अगर B2 बात करें तो B2 हम किसको बोलते हैं? राइबोफ्लेविन को। और B3 किसको बोलते हैं? तो B3 बोलते हैं नियासिन को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो स्टेरॉइड हार्मोन्स ये सब आपका एनसीईआरटी 10th में दिया गया है। और स्टेरॉइड हार्मोन को जो है वैसे भी नाम से आप पता कर सकते हैं, जैसे एस्टेरो वर्ड आया, ठीक है, एस्ट्रो आया, तो एस्ट्रो, स्टेरो, ये सब जो वर्ड्स आते हैं ये वैसे भी स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं। और बाकी आपको पता भी, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन, ये सब क्या है? आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। लेकिन जो थायरॉक्सिन है ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो सिंपल प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न है,
कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू बुखार जो है एडिस मॉस्किटो रहते हैं, जिसको एडिस एजिप्टी कहते हैं, पूरा नाम एडिस एजिप्टी मच्छर होते हैं, उनसे डेंगू बुखार होता है। और एनोफिल से क्या होता है, तो मलेरिया होता है, एनोफिल मॉस्किटो से मलेरिया होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। तो ये भी एनसीईआरटी 10th क्लास का सिंपल सा प्रश्न है और इनका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, और यह जो स्थल होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो सेल में जो है ये स्थल होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के, राइबोसोम्स, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आर्गन जो है हरित गृह गैस नहीं है। और इसके अलावा जो है N2O भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा जल वाष्प भी याद रख लीजिए आज से, अगर नहीं पता था आपको, तो जल वाष्प भी जो है हरित गृह गैस है, ठीक है। जो वाटर वेपर वो भी है, वो भी गर्म करता है वायुमंडल को। और इसके अलावा CFC तो आप जानते ही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण कहाँ होता है। तो ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ATP का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। बाकी राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़, ये सब जो है एनसीईआरटी में दिया गया है 10th क्लास में। और निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारी अंडे देता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एकिडना जो प्रजाति होती है, ये स्तनधारी अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोलिक्टिक एंजाइम रेनिन कहाँ पाया जाता है। तो प्रोटोलिक्टिक एंजाइम रेनिन जो है ये आपका दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप में से जिनको भी पता है कि जो प्रोटोलिक्टिक एंजाइम रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीपीएससी ने इसका आंसर ई माना था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर वहाँ से हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो अंतरापरशुक पेशियाँ जो पाई जाती हैं ये पसलियों में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रिब्स में पाई जाती हैं, पसलियों में अंतरापरशुक पेशियाँ। फिर है भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी फल जो है जियोकार्पिक फ्रूट, यहाँ पे जो उदाहरण है मूंगफली है। तो ध्यान रखिएगा, मूंगफली जो है भूमि फलनी फल है। और वैसे भी आप ऑड इवन आउट करते तो आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर मूंगफली ही है। आलू का अलग आपको पता है, प्याज का भी अलग है, लेकिन जो भूमि फलनी फल है वो मूंगफली है। फिर आगे बढ़ते हैं, मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। तो क्रोमोसोम आपको पता है 23 पेयर होते हैं, तो 23 दूनी 46 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। फिर है अगले प्रश्न पे आते हैं, जो आपके अभी काम सभी के काम के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर लास्ट में हम जो 6 to 8 और 9 10th के लिए जो बाकी प्रश्न इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर है कि जंतुओं में कौन सा प्रोटीन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलेजन। याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलेजन प्रोटीन जो है ये जंतुओं में, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर है सन हेम्प रेशे प्राप्त होते हैं। तो सन हेम्प जूट, जो सन हेम्प जूट होता है वो कहाँ से मिलता है, तो फोलम से। ध्यान रखिएगा, फोलम से हमें प्राप्त होता है, फोलम से, पोसवा जिसको हिंदी में कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोसवा या फोलम से हमें सन हेम्प जूट प्राप्त होता है। ये भी सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से, फिर अगला प्रश्न आपका, रासायनिक रूप में इंसुलिन एक है। तो इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, केमिकली जो है इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसको हम पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। और एस्टेरॉइड्स हार्मोन के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। और फिर नाइट्रोजन एक आवश्यक अव्यय नहीं है। तो याद रख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, CHO, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें जो है CHO पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है, RNA में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन आवश्यक अव्यय, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। इसके अलावा प्रोटीन में याद रख लीजिए, प्रोटीन में भी पाया जाता है CNHO, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्रोटीन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में केवल CHO पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आनुवांशिक बीमारी, तो आप ऑड इवन आउट कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा है। मोतियाबिंद आपको पता है, मोतियाबिंद आनुवांशिक नहीं है कि किसी को हुआ तो उसके बच्चे को भी होगा, ठीक है। फिर कोढ़, ठीक है। तो लेप्रोसी जो कोढ़पना होता है ये भी आनुवांशिक नहीं है, तो किसी को हो गया तो होगा ही। तो आपका बचा आंसर ही है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस पर जा सकते थे। और तो आपको ध्यान रखना कि आनुवांशिक बीमारी आपका फेनिलकीटोनुरिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, DNA मुख्यतः पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, DNA मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा पूछे और कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल
डीएनए कहते हैं, mtDNA कहते हैं शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। तो डीएनए जो है डीएनए का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी करता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी मुख्यतः केंद्रक में या न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आरक्यू। आरक्यू क्या है? तो आरक्यू को हम रेस्पिरेशन कोशेंट बोलते हैं, रेस्पिरेशन कोशेंट यानी श्वसन कोशेंट कह लीजिए। तो श्वसन कोशेंट, अब आप बताइए सांस में हम करते क्या है? आखिर में खेल किसका होता है? CO2 और O2 का ही तो होता है। सिंपल सा आपको ऑप्शन मिल गया। अगर आप इतना दिमाग लगाते कि रेस्पिरेशन कोशेंट में, रेस्पिरेशन श्वसन में होगा क्या, तो CO2 O2 का ही खेल होगा सारा, तो आपका CO2/O2 आपका रेस्पिरेशन कोशेंट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन, ये हमने पढ़ा है NCERT में है। इंडोल एसिटिक अम्ल, ये ध्यान रखिएगा, ये भी है पादप हार्मोन। फ्लोरिजन भी पादप हार्मोन है। इसके अलावा जो हमने 4 पढ़े हैं NCERT में, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। फिर यहाँ पे जो आप ध्यान रखिएगा कि जो साइटोकिनिन होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन इसका काम होता है। C फॉर साइटोकिनिन, C फॉर सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड ये जो है ग्रोथ को रोकता है, जब ज़्यादा ग्रोथ होता है तो उसको रोकता है, ग्रोथ को कम, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रोथ को रोकता है। और इसके अलावा ऑक्सिन जो होता है, ये जो ऊंचाई बढ़ती है पौधे की, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपके 4 हार्मोन्स जो है NCERT में दिए गए, ये सभी आपके प्लांट हार्मोन्स है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2 हार्मोन ये भी याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, पादप हार्मोन नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़, फिर अगला प्रश्न आपका कि पादप वर्णक क्या है? तो पादप वर्णक की बात करें तो क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्लोरोफिल भी आपका पादप वर्णक में आएगा। क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, ये सब आपके जो उदाहरण है पादप वर्णक के। बाकी ग्लाइकोप्रोटीन और ये फ्लेवोप्रोटीन ये सब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं और क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, एंथोसाइनिन हो सकते हैं पादप वर्णक। फिर अब बॉटुलिज्म क्या है? तो ये जो है PCS वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। तो बॉटुलिज्म क्या होता है? तो ये भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन होता है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। पक्षियों में भारत में एक स्थान था, ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ पे पक्षियों में अचानक से बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिससे कई सारे पक्षियों की जान चली गई थी। तो वहाँ से बॉटुलिज्म, उसका अध्ययन किया गया साइंटिस्टों द्वारा, तो पता चला कि उन लोगों को बॉटुलिज्म हो गया था, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। आगे बढ़, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक है। तो यहाँ पे जो है बेसिक यूनिट पूछ रहा है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। सभी को पता है न्यूक्लियोटाइड, और नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए, न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा है कि एंटीबॉडीज़ क्या है हमारे शरीर में? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडीज़ होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। स्टेरॉइड तो वैसे भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, और इनको जो हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन्स, IG। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है? तो स्वप्रतिरक्षित रोग की बात करें तो अल्जाइमर बीमारी आपको पता है, बुढ़ापे में जो है बीमारी, मतलब भूलने के साथ में ये प्रक्रिया शुरू होती है, अल्जाइमर बीमारी। तो अल्जाइमर बीमारी आपको जो है स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है, तो स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है अल्जाइमर। बाकी सोरियोसिस और विटिलिगो ये सब आपके जो है ऑटो इम्यून डिसीजेज है, स्वप्रतिरक्षित रोग हैं। ऑड इवन का इसमें भी गेम था। फिर है एगार एगार प्राप्त होता है। तो एगार एगार प्राप्त होता है जेलेडियम से, तो जेलेडियम याद रखिएगा। अब आते हैं, तो अब जो आपके प्रश्न हैं सभी के लिए वो ख़त्म हो गए, बस अभी 6 से 8 और 9 से 10 वालों के लिए ये आने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो अब उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो GS पार्ट सेकंड वाले और बाकी प्राइमरी वाले अब जा सकते हैं। अब आपके काम के प्रश्न आगे नहीं है, बाकी 6 से 8 और 9 से 10 वाले रुके, आपके काम के प्रश्न अब आएंगे बाकी ये तो। और फिर यहाँ पे प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। तो बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पे जो है लाइसिन है, और लाइसिन के अलावा हिस्टिडीन भी है। हिस्टिडीन आगे के लिए याद रखिए, हो सकता है पूछ ले, आइसिन और आर्जिनिन। तो ये आपके अन्य उदाहरण है क्षारीय अमीनो अम्ल के। आगे बढ़, फिर अगला प्रश्न आपका 3-4 धातुएं XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए गए हैं और इसमें प्रबलतम अपचायक कौन है? तो आपका आंसर यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, बाकी इसका डिटेल जो है हमें भी नहीं मालूम है। तो आपको यहाँ पे आंसर X है इसका। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न आपका कि समन्वय संख्या बताना आपको किसमें? तो COEN
ट्वाइस Cl2 और ये बाद में Cl। तो आपको इसका जो है अगर समन्वय संख्या तो इसका आंसर है वो 6 है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है, तो हमने देख लिया कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है ये पिक्रिक अम्ल है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 124 पे, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में पाई और सिग्मा बंधों की संख्या समान है। तो इसमें अगर देखा जाए तो XCO4 इसमें जो है पाई और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों बराबर होते हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों बराबर होते हैं। अभी एक प्रश्न और आएगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि पाई और सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो आपका उदाहरण आंसर है H2+Cl2 सनलाइट, या Hb का मतलब होता है सनलाइट, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो उसके उपस्थिति में जो है HCl बनता है, यह जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन को हमने देख लिया, एसिटिल सैलिसाइक्लिक अम्ल को जो है हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। फिर कौन निम्नलिखित में से कौन सा जलीय क्योच से अभिक्रिया करके एसीटल्डेहाइड बनाता है। तो एसीटल्डेहाइड की बात करें तो जो CH3CHCl2 है, तो ये आपका जो है अभिक्रिया करता है क्योच से और ये बनाता है एसीटल्डेहाइड। कैसे बनता है देख लीजिए, OH और ये फिर जो है फर्दर ये CH3CHO। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एसीटल्डेहाइड है CH3CHO, ये आपका रिएक्शन है। फिर यहाँ से जो है इस प्रोडक्ट से फिर इस प्रोडक्ट में टूटता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है। तो बात करें तो यहाँ पे जो Zn2 FeCN6 है ये पीले रंग का नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। CrNH3 4Cl2 प्लस में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या इसमें +3 है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समन्वयता दर्शाता है। तो अगर प्रकाशित समन्वयता की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका जो है सिस, ये वाला जो आपका है ऑप्शन सी सही है, ये दर्शाता है। और आप लोगों में से जो TGT साइंस का चूँकि पेपर है, तो आप लोग को ये जो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं 11-12 जहाँ से भी, आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं, ताकि आपको जो परीक्षा में जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। बाकी आपको 9-10th चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और 10th चैप्टर स्पेशली बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है न्यूक्लियोफिलिक रीजन को बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रीजन को बोलते हैं, और इसका उदाहरण यहाँ पे R3N है। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पे लागू होता है। तो यहाँ जो है HBr + CH3CH, ये जो आपका दिखाया गया है यहाँ पे लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा। CH3CH CH2 प्लस HBr के साथ में जो रिएक्शन होता है, इसमें मार्कोनिकॉफ का जो है नियम लगता है इस अभिक्रिया पर। फिर है डाईइथाइल ईथर का समावयवी है। तो समावयवी यहाँ पे जो है आइसोमर को बोला जा रहा है, तो समावयवी जो है आइसोमर। तो डाईइथाइल ईथर का जो आइसोमर अगर बात करें तो आपका CH3 फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 111 में बात करें तो आपका जो कथन 1 है वह सही है। PH3 जो है NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। NH3 आपको पता है अमोनिया बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और अमोनिया की तुलना में PH3 जो है कम क्षारीय होता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है। तो दिए गए विकल्पों में जो आपका है NH4 ट्वाइस Cr2O7, ये जो है गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब गर्म करने पर, हीट करने पर ऑक्सीजन देते हैं। फिर है CHCl3, तो CHCl3 ऑक्सीकरण पे क्या देता है, तो ध्यान रखिएगा फॉस्जीन देता है प्लस HCl, फॉस्जीन और HCl का निर्माण करता है CH3Cl ऑक्सीकरण पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आयरन Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। इसका फार्मूला चेक कर लीजिएगा। फिर है टेट्रासाइनोएथिलीन अणु में कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ये हैं और पाई बॉन्ड ये हैं। तो जब सिग्मा बॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड पे एक सिग्मा काउंट होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड पे एक पाई और एक सिग्मा काउंट होता है। फिर यहाँ मैं सिंबल में ही लिख देता हूँ जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा,
तो सिग्मा यानी एक सिग्मा माना जाएगा, और डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ध्यान रखिएगा कि 2 पाई हो जाएंगे, वहाँ पे सिग्मा एक ही रहेगा और 2 पाई हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 पाई और 9 सिग्मा बॉन्ड आपके आंसर हो जाएंगे इस अणु में। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड का ऑप्शन जो है यहाँ पे नायलॉन है, और पॉलीएमाइड होता है नायलॉन, बाकी पॉलीथीन और बेक्लाइट ये सब नहीं है पॉलीएमाइड का उदाहरण। तो नायलॉन आपका यहाँ पे पॉलीएमाइड का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है? तो इसका जो सही आंसर है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका जो है यौगिक है जो कि रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है। किसके साथ में? तो अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपका जो है C6H5 3C+, तो ये आपका जो है सबसे अस्थायी सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है। ये याद रखिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकता है। कौन सा इसमें प्रबलतम अम्ल है? तो जब प्रबलतम अम्ल की बात आएगी तो आपका जो आंसर हो जाएगा CH3CHCl तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे Cl की उपस्थिति की वजह से यहाँ जो है सबसे प्रबलतम हो गया है दिए गए विकल्पों में, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है 353 मीटर पर सेकंड। बाकी आप फार्मूला वगैरह जो भी होता है आप देख के लगा लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? तो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसका जो उदाहरण है वह आपका है अपवर्तनांक, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है। मात्रा इसमें मतलब कह सकते हैं कि ये रेशियो होता है, तो यूनिट इसमें होता नहीं है, तो मात्रा स्वतंत्र होता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें आयतन की और द्रव्यमान की, तो आयतन और द्रव्यमान की मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, मात्रा और द्रव्यमान ये सब जो है आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। और आप जो है नाम से समझ सकते हैं कि मात्रा स्वतंत्र यानी मात्रा से स्वतंत्र हो, मात्रा ना हो, तो इंटेंसिव अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं। और कभी भी इंडेक्स वगैरह जो है आप देखेंगे, जैसे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि मात्रा विहीन जो है यूनिट कौन सा है इसमें, तो वहाँ पे आपका जो है सापेक्ष आर्द्रता दिया गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी रेशियो होता है ये, और रेशियो जो है हमेशा मात्रा स्वतंत्र होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, CnOF में द्वितीय आयन विभव का घटता हुआ क्रम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से ज़्यादा, ठीक है, F से, फिर N से, फिर C, OF NC, ये आपका क्रम हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो दिए गए विकल्पों में RA का जो है, जिसको रेडॉन बोलते हैं, तो RA जो है यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका आकार सबसे बड़ा है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस RA को क्या बोलते हैं। फिर है PX कक्षक में नोडल तलों की संख्या है। तो नोडल तलों की जो संख्या होती है ऑर्बिटल प्लेन्स की PX ऑर्बिटल में, तो ये 1 होती है। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होगी? तो हाइड्रोजन बंधन की जो क्षमता है वह C2H5OH में जो है सर्वाधिक होगी। और ये ध्यान रखिएगा, इसका तरीका होता है याद करने का, सबसे ज़्यादा F में, फिर देन O में, फिर N में। तो FON करके याद कर लीजिए। और F यहाँ पे है नहीं, ठीक है, अब O है यहाँ पे, O है यहाँ पे, N भी नहीं है, तो O के हिसाब से देख लेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका आंसर C हो जाएगा। तो आपके जो ये प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं। और बाकी इसमें जो शुरू में हमने सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण थे, बाकी जहाँ से महत्वपूर्ण नहीं तो वहाँ पे बता दिया गया। और जो TGT साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ से जो ये जैसे प्रश्न आपको जहाँ से जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एक बार NCERT से पढ़ लीजिए, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न हमेशा आता है तो NCERT से लाइन बाय लाइन कहीं से पूछ लेता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।